Dear student, welcome to MJC वीडियोस एंड आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत रहती है कि नेम रिएक्शन कैसे पढ़ें, कैसे इनको याद रखें। तो मोस्ट ऑफ रिएक्शन ऐसी होती है जिनको हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, बस कंसेप्ट हमें आना चाहिए। तो हम बात करेंगे नेम रिएक्शन की कि नेम रिएक्शन जो होती है वो किस किस नेम रिएक्शन की बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन, या फिर मैं ऐसे कह दूं सबस्ट्रेट बेस्ड नेम रिएक्शन होगी। दूसरी जो हम बात करने वाली कैटेगरी वो होगी हमारे पास इंटरमीडिएट बेस्ड नेम रिएक्शन, और तीसरी हमारे पास होगी वो होगी रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन। और रिएजेंट आपने कक्षा 11, 12 या फिर आपने आगे कक्षाओं में पढ़ा है। रिएजेंट बेस्ड हमारे पास रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट होते हैं, एक ऑक्सीडेशन वाले रिएजेंट होते हैं, और एक ओएमसी यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेस्ड रिएजेंट होते हैं। इसके बाद चौथी जो हमारे पास कैटेगरी है वो है कुछ मिसलेनियस नेम रिएक्शन। और मिसलेनियस नेम रिएक्शन में हमारे पास जो है 3 कैटेगरी है। एक तो इलिमिनेशन बेस्ड पढ़ेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन बेस्ड पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन बेस्ड नेम रिएक्शन। ये 3 कैटेगरी जो है मिसलेनियस नेम रिएक्शन में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास नेम रिएक्शन की डिवाइडेशन है कि हम किस किस तरीके से पढ़ेंगे नेम रिएक्शन को। हम सीरीज वाइज यानी सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये इंटरमीडिएट बेस्ड पढ़ेंगे, उसके बाद रिएजेंट बेस्ड, उसके बाद मिसलेनियस। अब हमारे पास सबसे पहला जब हम नेम रिएक्शन पढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारे पास ये क्वेश्चन उठता है कि ये नेम रिएक्शन जो होती है वो होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि नेम रिएक्शन जो होती है वो कुछ नहीं है। नेम रिएक्शन एक रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट है। रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट है। रिएक्शन मैकेनिज्म का एक पार्ट है नेम रिएक्शन। अब ये नेम रिएक्शन जो होती है क्या होती है कि किसके आधार पर इनका नाम रखा जाता है, क्यों इनको नेम रिएक्शन कहा जाता है। तो ये नेम रिएक्शन जनरली क्या होती है, या तो किसी साइंटिस्ट के नाम पे इनका नाम रख दिया जाता है, या फिर हमारे पास कोई सबस्ट्रेट होता है उसकी स्ट्रक्चर के बेस पे नाम रख दिया जाता है, या फिर हमारे पास जैसे यहाँ लिख भी रखा है इंटरमीडिएट बेस्ड, यानी इंटरमीडिएट होता है जैसे कार्बिन हो गया, नाइट्रिन हो गया, ठीक है, इस तरीके से कार्बोकटाइन हो गया। तो कार्बोकटाइन बेस्ड आपने नाम सुना होगा, बेकमन रीअरेंजमेंट हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास, और कार्ब एनाइन बेस्ड हो गया, बेंजाइन बेस्ड हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास इंटरमीडिएट के आधार पर उस नेम का रिएक्शन रख दिया जाता है। ये हमारे पास कैटेगरी होती है। अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ जनरल रिएक्शन जो होती है वो किस प्रकार से होती है। अब हम बात करते हैं एक जनरल रिएक्शन की। जनरल रिएक्शन मतलब कि ऑर्गेनिक में जो भी रिएक्शन होती है वो इस पाथ को फॉलो करती है। सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, और यहां से प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, और यहां पर हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, और रिएक्शन कंडीशन। और रिएक्शन कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, आइदर टेम्परेचर हो सकता है, और प्रेशर हो सकता है, या फिर कोई कैटलिस्ट भी हो सकता है। ये हमारे पास एक जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। रिप्रेजेंट करने का, जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हमारे पास जब बात आती है तो हमने अभी देखा था कि नेम रिएक्शन जो होती है वो सबस्ट्रेट बेस्ड होती है, और सबस्ट्रेट में हमारे पास हम स्पेशली जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड, ज्यादा नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन। क्यों पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड, वो भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ज्यादातर नेम रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड ही क्यों होती है, या फिर क्यों कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन की ज्यादा स्टडी की जाती है। दूसरा हम पढ़ेंगे रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन। रिएजेंट बेस्ड मैंने आपको बता दिया कि रिएजेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज हो सकती है, या फिर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है।
और इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बेस पर हमारे पास रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और ओएमसी के रिएजेंट हम करते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रकार से हमारे पास रिएक्शन चलती है। अब हमारे पास बात आती है कि ये सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट यानी मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन होती क्यों है, यानी इस ऑर्गेनिक रिएक्शन के होने का रीजन क्या होता है। तो हमारे पास जब काइनेटिक्स पढ़ी जाती है तो उसमें हमारे पास दो थ्योरी आती है, एक तो इरिंग और पोलोनी ने थ्योरी दी थी, एक हमारे पास कोलिजन थ्योरी हम पढ़ते हैं। तो कोलिजन थ्योरी ये कहती है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शंस के होने का, यानी ये जो सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन के कंप्लीट होने का या फिर इस रिएक्शन के होने का दो रीजन बताया गया है, यानी दो रीजन बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या रीजन बताए गए हैं, एक तो बताया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, और दूसरा जो रीजन बताया गया है वो बताया गया ओरिएंटेशन फैक्टर। दो ये हमारे पास फैक्टर बताएंगे, यानी इस रिएक्शन के होने के लिए कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग दो फैक्टर मेजर होते हैं। वो कौन कौन से, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होनी चाहिए और दूसरा हमारे पास ओरिएंटेशन फैक्टर है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं किसी भी रिएक्शन के होने के लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और दूसरी हमारे पास होती है वो होती है ओरिएंटेशन फैक्टर। ये हमारे पास दो फैक्टर है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है और जो ओरिएंटेशन फैक्टर होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है किसी भी रिएक्शन में। तो देखिए, हम अगर बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की हम बात करें तो ये जनरली ऑर्बिटल इंटरेक्शन होती है। ऑर्बिटल इंटरेक्शन मतलब, अब हम देखते हैं, देखिए कैसे ऑर्बिटल इंटरेक्शन, देखिए तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जनरली होती है ऑर्बिटल इंटरेक्शन होती है, ऑर्बिटल इंटरेक्शन से मतलब कि यहां पर होमो और ल्यूमो, होमो एंड ल्यूमो के बीच इंटरेक्शन होती है। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ल्यूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये हमारे पास होमो और ल्यूमो का मतलब होता है। यानी एक हमारे पास फील्ड ऑर्बिटल होता है, मैं ऐसे कह सकता हूं, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, मैं ऐसे भी कह सकता हूं। यानी एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की स्टोरी चलती है किसी भी रिएक्शन में। यानी एक गरीब होता है तो एक क्या होता है, अमीर, और गरीब और अमीर की हमारे पास क्या चलती है, रिएक्शन चलती है। इन जनरल अगर हम देखें डेली लाइफ में भी यही चलता है, एक गरीब होता है एक अमीर होता है और दोनों के बीच इंटरेक्शन किस तरीके से होती है। तो सेम थिंग यहाँ पे लागू होती है कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट जब आपस में क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से मतलब हो गया उनके बीच ऑर्बिटल इंटरेक्शन होती है। यानी इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल, वो हो सकता है रिएजेंट का होमो हो सकता है
हो सकता है सबस्ट्रेट का होमो, यानी होमो किसी का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है और रिएजेंट क्या है। तो इनके बीच ऑर्बिटल इंटरेक्शन होती है, और ऑर्बिटल इंटरेक्शन जनरली होमो और ल्यूमो के बीच क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। यानी होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। मैं कह दूं कि जब हम ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ते हैं, या फिर आपने 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ रखे होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, CO के, HF के, O2 के, N2 के एक्सेट्रा। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसका मतलब ये हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है एक। दूसरा हमारे पास होता है ल्यूमो। ल्यूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, यानी इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। तो जनरली अगर हम पहली अप्रोच देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास रिएक्शन में क्या होता है, होमो और ल्यूमो के बीच इंटरेक्शन होती है, और होमो ल्यूमो के बीच इंटरेक्शन होने की वजह से जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो आगे मूव करती है। ये पहला फैक्टर। अच्छा, पहला फैक्टर पढ़ने के बाद दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आता है, वो आता है हमारे पास है, अब हमारे पास जो ये हमने पढ़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इसके बेस पे वैसे हम बात कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट रिएजेंट का टेक करेगा और कौन सा पार्ट सबस्ट्रेट का टेक करेगा और किस टाइप की रिएक्शन होगी, वो भी हम बात कर सकते हैं। तो पहले हम उसी की बात कर लेते हैं, फिर ओरिएंटेशन फैक्टर के ऊपर बात करेंगे हम आगे कि ओरिएंटेशन फैक्टर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विच पार्ट ऑफ रिएजेंट इंटरेक्ट विद सबस्ट्रेट। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन सा पार्ट है सबस्ट्रेट का, वो इस सबस्ट्रेट का या फिर मैं ऐसे कहता हूं रिएजेंट का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विच पार्ट ऑफ रिएजेंट इंटरेक्ट विद सबस्ट्रेट, यानी रिएजेंट का कौन सा पार्ट सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन करता है, वो हम बात करते हैं सबसे पहले पार्ट। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम बात करें जनरली, मान लो क्या है कि कोई मैं रिएक्शन लिख दूं इस तरीके से, मान लो हमने एसिल क्लोराइड ले लिया एक बार के लिए RCOX। तो हमारे पास क्या होता है, अगर इसमें हमारे पास सपोज NU आया, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल, और इसने इसके साथ क्या किया, इंटरेक्ट किया, यानी यहां इसने अटैक किया और ये वापस फिर ऑक्सीजन पे गया, ये वापस है और ये X बाहर निकल गया। तो यहां पर हमारे पास होता है RCONU प्रोडक्ट बनता है और प्लस X लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यानी रिएजेंट का कौन सा पार्ट सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसके बेस पर इस रिएक्शन को हम नाम दे देंगे क्या, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक क्यों, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों, क्योंकि यहां पर जो रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है वो इसके साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, इसलिए हम इसको नाम देंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी ये हमारे पास प्रोडक्ट जो बना है वो सब्स्टिट्यूशन वाला भी हो सकता है, और ये प्रोडक्ट हमारे पास एडिशन वाला भी हो सकता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है यहाँ पर, और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक जो है एडिशन रिएक्शन भी हो सकती है। ये दोनों टाइप की हो सकती है। दूसरा हमारे पास केस ऐसे भी हो सकता है, मैं जनरल केस ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमारे पास है A, यहाँ पर A B और प्लस यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आए E पॉजिटिव, और वो इस सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करे, और इंटरेक्ट करके यहां से सपोज किसी को भी एक को बाहर निकाल दे, और यहां पर AE बन जाए, AE बन जाएगा और प्लस B पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है। तो दूसरा हमारे पास ये भी हो सकता है,
कि इलेक्ट्रोफाइल आकर सबस्ट्रेट पर जुड़े। अगर इलेक्ट्रोफाइल आकर सबस्ट्रेट पर जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में भी हमारे पास, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में भी ये हो सकता है एडिशन वाला हो और हो सकता है ये एलिमिनेशन वाला हो, कोई भी हो सकता है इनमें से इलेक्ट्रोफिलिक में भी, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे जनरली, यानी रिएजेंट बेस्ड जो होता है, यानी कौन सा पार्ट रिएजेंट का अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है अटैकिंग स्पीसीज या फिर न्यूक्लियोफाइल है अटैकिंग स्पीसीज, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि सबस्ट्रेट के साथ कौन सा पार्ट इंटरेक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल कर रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, उसके बेस पर हमारे पास रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है और एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है। और न्यूक्लियोफिलिक में भी आइदर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है और वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकती है, ये हम बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास आता है कि इसको मैं उल्टा कर दूं कि विच पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट इंटरेक्ट, यानी सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट, सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं मान लो रिएजेंट सेम रखूं और सबस्ट्रेट में कौन सा पार्ट निकलेगा बाहर, कौन सा पार्ट इंटरेक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, उसकी हम बात करते हैं, दूसरी हम बात करते हैं। तो चलिए केस नंबर 2 की हम बात और कर लेते हैं, एक बात और कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे रिएक्शन में किस तरीके से हमें क्या क्या पढ़ना है। अभी देखिए हमारे पास जो चल रहा है वो बेसिक चल रहा है, नेम रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे। जब बेसिक आपका क्लियर होगा तो नेम रिएक्शन जो होता है आसानी से आप कर सकते हैं। कोई भी नेम रिएक्शन आपके साथ आपको दे दे तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से उसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले आपको क्या आना चाहिए, बेसिक जो पार्ट है वो आना चाहिए, यानी बेसिक हमारे पास क्या होता है वो आपको आना चाहिए। तो हम दूसरा केस जो है वो बात करते हैं हम कि केस नंबर 2 जो हमारे पास है वो है कि which part of substrate interact with reagent। देखिए मैंने लाइन चेंज कर दी, पहले ये बोल रहे थे हम कि रिएजेंट का कौन सा पार्ट जो है वो अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, और इस बार हमने लाइन ये चेंज कर दी कि सबस्ट्रेट का कौन सा पार्ट है जो इस रिएजेंट के साथ जुड़ेगा, यानी सबस्ट्रेट का कौन सा पार्ट जो है वो इस रिएजेंट के साथ जुड़ेगा। तो ये उल्टा हो गया। अब हम देखते हैं, देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास जनरली हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ेंगे पहले, तो मैं कार्बोनिल कंपाउंड ही ले लेता हूँ कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर CO और यहाँ पर प्लस में न्यूक्लियोफाइल, ये मैं लेकर आया। तो अब हमारे पास क्या है, जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें दो कंडीशन है। ये आप जानते हैं कि ये जो होता है बॉन्ड पोलर होता है, यानी इस पे पार्शियली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर पार्शियली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होते हैं, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक जो पार्ट होता है वो क्या करता है, वो पॉजिटिव पार्ट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, यानी इसकी इंटरेक्शन इसके साथ होगी। और हमारे पास क्या हो, अगर यहाँ पर E भी हो तो ये पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो यानी इसके साथ और इसके साथ ये कौन सी इंटरेक्शन होगी, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन कौन सी हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रही है, यानी होमोल्यूमो के बीच इंटरेक्शन की बात चल रही है, यानी इसका होमो होगा, इसका होमो होगा, इसका ल्यूमो होगा। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका होमो और इसका ल्यूमो, तो होमोल्यूमो के बीच इंटरेक्शन हो रही है, और होमोल्यूमो के बीच अगर इंटरेक्शन हो रही है तो वो कौन सी इंटरेक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो हमारे पास सपोज अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, यानी यहाँ पर OE जुड़ जाएगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और H, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है तो, यानी कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर अटैक करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बनता है। लेकिन हमारे पास क्या है, इस न्यूक्लियोफाइल के पास पॉसिबिलिटी ये भी है
कि ये या तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जो होता है उसको भी निकाल सकता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल एज ए बेस की तरह भी एक्ट करता है। इसमें आगे हम बात करेंगे कि बेस कौन कौन से होने चाहिए, क्यों ये बेस की तरह एक्ट करता है, इसकी हम बात करेंगे। तो ये जो होता है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है तो ये कुछ न कुछ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इस पे भी जनरेट कर देता है, यानी पार्शियली पॉजिटिव यहाँ एक है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2। इस तरीके से दूर जाएंगे तो इस पे हाइड्रोजन में भी क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक जो पार्ट होता है वो इसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी, यानी इस हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो हमारे पास कुछ इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बदल जाती है, मतलब यहाँ पर ये तो बना था प्रोडक्ट, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना था, लेकिन जैसे यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है तो हमारे पास जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये अगर इंटरेक्ट करेगा तो ये हमारे पास निकल जाएगा और ये इस तरीके से आ जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास जो बनेगा वो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से O- और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनोलेट आयन बन जाएगा, इनोलेट आयन बन जाएगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड यहाँ पर हो, यानी ऑक्सीजन के बगल में कॉन्जुगेशन में, तो उसको बोला जाता है इनोलेट आयन। इनोलेट केमिस्ट्री हम कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन हो गई। तो इस प्रकार से हमारे पास सबस्ट्रेट के बेस पर भी दो प्रकार की रिएक्शन हो जाएगी, यानी हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, यानी इस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर भी अटैक कर सकता है और इस कार्बोनिल कंपाउंड जो है हमारे पास उसके हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। यानी सबस्ट्रेट में अब हमारे पास बात आएगी कि ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कि ये ज्यादा बनेगा, यानी प्रोडक्ट ज्यादा कौन सा बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, तो वो हमारे पास मोड ऑफ रिएक्शन होते हैं कि रिएक्शन के कितने मोड होते हैं, ये इसको बोला जाता है रिएक्शन के मोड, यानी कितने मोड से रिएक्शन हो सकती है, यानी कितने टाइप से रिएक्शन हो सकती है। तो मोड ऑफ रिएक्शन हम देखते हैं तो वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हमारे पास काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है और एक हमारे पास थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। तो अब हम बात करते हैं मोड ऑफ इंटरेक्शन की बात करते हैं या फिर टाइप ऑफ मोड की बात करते हैं रिएक्शन में। टाइप ऑफ मोड में देखिए दो होती हैं, एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है और एक हमारे पास थर्मोडायनेमिक, यानी एक काइनेटिक स्टडी की जाती है, एक थर्मोडायनेमिक स्टडी की जाती है। मोड, रिएक्शन के मोड, यानी रिएक्शन कितने टाइप से हो सकती है उसके मोड। तो मोड की हम बात करते हैं, क्या होता है मोड। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मोड की। टाइप्स ऑफ मोड, यानी ये जो रिएक्शन हो रही है इसके कितने टाइप्स ऑफ मोड होते हैं। तो दो होते हैं हमारे पास जनरली, एक होता है काइनेटिक कंट्रोल, काइनेटिक कंट्रोल, और एक होता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। काइनेटिक कंट्रोल का मतलब ये होता है कि कोई रिएक्शन हो रही है उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी से मतलब होता है कि उसकी जो ई होती है एक्टिवेशन एनर्जी, वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। हम पढ़ते हैं काइनेटिक्स में कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होती है रिएक्शन उतनी क्या होती है, फास्ट होती है। तो किसी भी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होती है उस रिएक्शन की जो हमारे पास रेट होती है वो उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उसको बोला जाता है हमारे पास काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। अब ये कब बनेगा इसकी हम बात करेंगे अभी। दूसरा होता है थर्मोडायनेमिक, और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल का मतलब होता है कि जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यूज होती है वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि नेगेटिव होनी चाहिए। वो रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, फिजिबल होगी, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर आगे जो है मूव करेगी। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक है। और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो देखी जाती है, यानी किसी भी रिएक्शन की
थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी वो देखी जाती है प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देखी जाती है मोस्ट ऑफ कि प्रोडक्ट कितना स्टेबल होगा। या फिर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो होती है वो किस किस के बारे में बात करती है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताती है कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना, तो उस प्रोडक्ट के बनने में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ये कहती है कि वो होना चाहिए लेस पोलर। लेस पोलर कोई होता है तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा और काइनेटिकली लेस स्टेबल होगा। दूसरा ये कहती है कि ऑक्टेंट जो होता है, ऑक्टेंट वो कंप्लीट होना चाहिए। जिस रिएक्शन में ऑक्टेंट कंप्लीट होगा वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड बेस होगी, यानी वो थर्मोडायनेमिक के थ्रू संपन्न होगी। तीसरा हमारे पास होता है रेजोनेंस, कि जिसमें रेजोनेंस होता हो वो भी थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होगी। या फिर चौथा हमारे पास आता है वो आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, कि हाइपर कॉन्जुगेशन कि हाइपर कंजुगेशन, किसी रिएक्शन में जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो रिएक्शन उतनी ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है। तो ये कुछ 3-4 बातें होती है। और एक हमारे पास पांचवा होता है वो होता है लेस स्टेरिक क्राउडिंग, लेस स्टेरिक क्राउडिंग। तो ये 5 फैक्टर होते हैं हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को बताते हैं। कौन कौन से 5 फैक्टर होते हैं? मैंने ये बोला कि किसी भी रिएक्शन के टाइप ऑफ मोड जो होते हैं, यानी सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके 2 मोड होते हैं, एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है और एक थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शन का मतलब ये होता है कि उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, और ये एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन की जितनी लो होगी और रिएक्शन की रेट उतनी क्या होती है, फास्ट होती है। दूसरा हमारे पास होता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से मतलब होता है डेल्टा जी, जिसके लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव या फिर लो होना चाहिए। और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से मतलब होता है कि वो क्या होनी चाहिए, लेस पोलर होना चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो लेस पोलर होना चाहिए। दूसरा हमारे पास उसका ऑक्टेंट कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा हमारे पास होता है कि रेजोनेंस जो होता है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और आगे वाला हमारे पास होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, वो ज्यादा होना चाहिए। और पांचवा फैक्टर हमारे पास होता है लेस स्टेरिक क्राउडिंग, कि जिस प्रोडक्ट में लेस स्टेरिक क्राउडिंग होगी या जो इंटरमीडिएट बनेगा उसमें स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, तो वो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल बनेगा। ये हमारे पास 2 फैक्टर होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी कि क्या होता है काइनेटिक कंट्रोल और क्या होता है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड रिएक्शन। थैंक यू। ये हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।